हेलो बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया होंगे। पिछली क्लास में हमने बच्चों कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे ऑब्टेन होती है ये हमने पढ़ा था। हमने ऑब्जेक्ट को, वस्तु को 6 भिन्न भिन्न स्थितियों पर रखा था और प्रतिबिंब प्राप्त किया था कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, उसकी स्थिति क्या होगी और उसका आकार क्या होगा। कॉनकेव मिरर जो अवतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब है वो निर्भर करता है कि वस्तु कहाँ रखी होती है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन अवतल दर्पण में भी हम देखते हैं कि अनंत से अगर फोकस तक के कहीं पे भी वस्तु रखी हो तो सदैव रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आकार है वो परिवर्तित होता रहता है और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य, पोल के मध्य रखी हो तब उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है जो कि दर्पण के दाईं ओर बनता है। हमने उसमें देखा था अवतल दर्पण में कि जो प्रतिबिंब उसका आकार है वो परिवर्तित होता रहता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब का आकार जो है वो बिंदुवत होता है। जैसे जैसे वस्तु पास आती है प्रतिबिंब है वो दर्पण से दूर जाता है और उसका आकार बढ़ता जाता है। ओके, आज हम बढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है वो हम देखते हैं। क्या यहाँ पे भी 6 स्थितियाँ होंगी या यहाँ पर अलग अलग स्थितियों पर, वस्तु की अलग अलग स्थितियों पर क्या प्रतिबिंब में अलग अलग प्रकृति होगी या एक ही प्रकार का बनेगा वो हम देखते हैं। इसमें हम पहला केस देखते हैं बच्चों, केस फर्स्ट। जब वस्तु व्हेन object placed at infinite, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो ये हमने उत्तल दर्पण बना लिया बच्चों। परावर्तक पृष्ठ है वो बाईं ओर रखना है। ये इसकी मुख्य एक्स हो गई, ये इसका ध्रुव हो गया, इसका सेंटर इधर होगा, इसका पोल इधर होगा, फोकस इधर होगा। वस्तु अगर अनंत पर है तो मैंने कल आपको बताया था अगर वस्तु अनंत पर है तो वस्तु को नहीं बनाना है, केवल वस्तु से कोई 2 प्रकाश किरणें लेनी है। और वस्तु जब अनंत पर है तो अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर मानी जाती हैं। ठीक है, तो हमने प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें अनंत पर जो भी वस्तु है उससे 2 प्रकाश किरणें लेंगे और जो समांतर आएंगी, एक ये आ गई, एक ये आ गई। ये 2 प्रकाश किरणें अनंत पर स्थित वस्तु से आ रही है, 2 परस्पर समांतर है, पैरेलल टू ईच अदर है। हमें पता है कि उत्तल दर्पण में हमने ये रूल पढ़ा है कि जो भी प्रकाश किरणें, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऐसे लगेगा कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट। तो देखिए ये कैसे रिफ्लेक्टेड होगी, ये ऐसे परावर्तित हो जाएगी। फोकस से आती हुई फील हो रही है, ये भी फोकस से आती हुई फील होगी, तो ये ऐसे रिफ्लेक्टेड हो गई। तो रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे के बीच में इतनी डिस्टेंस थी, रिफ्लेक्टेड रे है वो और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ रही है, फैल रही है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड ए डाइवर्जिंग मिरर। उत्तल दर्पण है वो अपसारी दर्पण कहलाता है। अपसारी बोले तो फैला देना, क्यों? क्योंकि ये आपतित किरणों को फैला देता है, इसका काम फैलाने का है। अगर पास पास अगर लाइट रे आ रही हैं
तो जैसे ही वो उत्तल दर्पण पर आपतित होगी तो वो और ज़्यादा फैल जाएंगी। यहाँ से दिख रहा है ये आ रही थी और ये और फैला दिया इनको। ठीक है बच्चों, अब देखो ये परावर्तित किरणें हैं। ये क्या है? परावर्तित किरणें हैं। परावर्तित किरणों को देखो तो परावर्तित किरणें इधर वाली साइड में कहीं मिलेंगी क्या? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी दूरियां बढ़ती जाएंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। तो नहीं मिलेंगी तो मिलती हुई प्रतीत होगी। अगर इन परावर्तित किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ा दें तो इस बिंदु से फोकस से आती हुई फील होती है, प्रतीत होती है, कमिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये परावर्तित किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो यहाँ से देखो, या तो आपको मैंने डायरेक्ट बताया था दर्पण कैसा भी हो, अगर दाईं ओर प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होगा? वो आपका आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ओके, अगर इमेज मिरर के राइट साइड में ऑब्टेन होती है तो इमेज जो है वो ऑलवेज वर्चुअल होती है। एंड वर्चुअल इमेज ऑलवेज कैसी होती है बच्चों? अपराइट या इरेक्ट होती है। या हम देखें यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे जो है, परावर्तित किरणें हैं, वो वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है, वो किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही है, सीम हो रही है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज होगी। तो देखिए इसकी नेचर देखें, नेचर ऑफ इमेज अगर देखें, नेचर इमेज की नेचर कैसी होगी बच्चों? कैसे इमेज होगी? वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वास्तविक एवं में सीधा प्रतिबिंब में बनेगा। पोजीशन क्या होगी बच्चों? पोजीशन क्या होगी? इमेज की पोजीशन, इमेज कहाँ बनेगी? एट फोकस, एट एफ, फोकस पर बनेगी बच्चों। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी। साइज क्या होगी बच्चों? साइज यहाँ पर देखो, अगर यहाँ प्रिंसिपल एक्सेस पर इमिट हो रही है तो पॉइंट इमेज ऑब्टेन होगी, तो वेरी स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल बोले तो पॉइंट साइज, पॉइंट साइज की इमेज हमें ऑब्टेन होगी। बहुत ही छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, बिंदुवत आकार का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब का आकार होगा बहुत ही छोटा होगा। तो अनंत पर है तो ये है। ओके, अब देखो बच्चों, वस्तु इधर रखी होगी तो वहां पर तो देखो जो अवतल दर्पण था उसमें ये फोकस सी एफ ये इधर वाली साइड में था, तो हमने वस्तु को सी से परे, सी पर रखकर, एफ पर रखकर, एफ और सी के बीच में, फिर पी और एफ के बीच में रख के देखा था। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, कोई बिंदु ही नहीं है, तो एक बार तो अनंत पर रख लिया और एक बार अनंत और पी के बीच में कहीं पे भी आप रख लो। ठीक है, तो सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल बोले तो P एंड इनफाइनाइट। ओके, पोल P एंड इनफाइनाइट, ध्रुव और ये अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी हमें रख देते हैं। अब देखिए, ये हमने उत्तल दर्पण बना लिया है, सॉरी उत्तल बना दिया, ये तो उत्तल दर्पण बनाना है। ये हमने उत्तल दर्पण बना दिया है। ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। ओके, वस्तु को अनंत और पी के बीच में, मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया वस्तु को, ये ए बी वस्तु है, वो अनंत और पोल ध्रुव के मध्य कहीं पे भी रखी हुई है। इसका प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश किरणें वस्तु से डालनी पड़ती है और शीर्ष से डालेंगे। एक को मैंने समांतर भेज दिया, एक समांतर चली गई,
और जो पैरेलल जाती है वो कहाँ से, फोकस से पास नहीं होगी बच्चों, फोकस से आती हुई फील होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, दूसरी को हमने मान लो आप पी पर भी डाल सकते हो या सी पर, सी के अलोंग भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो हम सी के अलोंग डाल देते हैं। ये देखिए, ये लाइट रे जो है वो सी के अलोंग जा रही है। ओके, और सी के अलोंग जाएगी, टुवर्ड्स टू द सी जाएगी, देन नॉर्मली इंसिडेंट होगी, ये इंसिडेंट होगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन, उसी पाथ पर ट्रेवल कर जाएगी। तो एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई, एक ये आ गई, दोनों रिफ्लेक्टेड रे इधर कहीं मीट नहीं होगी, लेकिन इधर जो है वो इस पॉइंट से कमी हो रही है, ऐसे लग रहा है इस पॉइंट से आ रही है। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ दो, तो ये इमेज मिल गई हमें ए डेस बी डेस, ए डेस बी डेस इमेज ऑब्टेन हो गई बच्चों। ओके, तो नेचर क्या होगी, अगेन देखिए राइट साइड में है, ये सिम टू मीट हो रही है रिफ्लेक्टेड लाइट रे, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आभासी और सीधा बनेगा, और कहाँ बनेगा, बिटवीन ए पी एंड एफ, बिटवीन ए पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में बनेगी इमेज। इमेज क्या होगी, स्मॉल होगी बच्चों, कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु की तुलना में छोटा होगा। अब आप कहोगे और कहीं रख के देखो, चलो मैंने यहाँ पर रख दिया, वस्तु को यहाँ पर रख दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा और आगे रख दिया, पैरेलल भेजी तो ये ऐसे आ गई, चलो इसको मिटा दिया मैंने, जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये यहाँ पर ले लिया मैंने ऑब्जेक्ट, आगे खिसका दिया, देखते हैं थोड़ा आगे खिसकाते हैं तो कैसी बनती है। दूसरी को चलो सेंटर से न पास करके आप कहोगे कि पोल पर डाल देते, चलो पोल पर डाल दिया हमने, ऐसे पोल पर जितना एंगल बनाएगी रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बना जाएगी ऐसे। ओके, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, इधर कहीं मीट होगी नहीं। इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं पीछे की तरफ ड्रॉ कर दूं तो देखिए ये इमेज ऑब्टेन हो गई, ए डेस बी डेस। ओके, तो अगेन देखिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, बिटवीन पी और एफ बनेगी, स्मॉल बनेगी। तो देखिए बच्चों क्या है कि एनिमाइनेट पर रखा होता है, तो हमने अब ये चीज़ें आपको आती है, लेकिन इसको आप, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं एनडीए के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं बच्चों फिजिक्स के, उसमें से 6-7 क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से मिलेंगे, और उन 6-7 में 2 या 3 जो क्वेश्चन है वो मिरर से रिलेटेड ही आते हैं और वो इमेज से रिलेटेड आते हैं। लेकिन आपको ये बनाने आते हैं, आपको ये लगेगा कि ये तो आसान है, ये तो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए। जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो इमेज फोकस पर बन रही थी, इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पर। अब ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट से मिरर की ओर ला रहे हैं तो इमेज है वो इधर नहीं मिरर की तरफ जा रही है, इधर ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ जैसे जैसे आएगा, इमेज है वो भी मिरर की तरफ आएगी, इमेज भी क्या होगी, मिरर की तरफ आएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कॉन्वेक्स मिरर से कभी भी इमेज एफ से अवे नहीं बनेगी, एफ से अवे कभी भी इमेज ऑब्टेन नहीं होती है, कॉन्वेक्स मिरर से पी और एफ के बीच में ही बनेगी। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर की तरफ आ रही है, तो इमेज है वो कैसे शिफ्ट होगी, टुवर्ड्स टू द फोकस होगी कि अवे दो फोकस होगी, कैसे होगी। तो देखिए आप, या आपको ये कह दे कि टुवर्ड्स द मिरर होगी या अवे फ्रॉम द मिरर होगी। तो देखिए अगर फोकस के लिए पूछे तो जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट है वो मिरर की तरफ आएगा तो इमेज है वो फोकस से अवे जाएगी, इमेज क्या होगी, फोकस से अवे जाएगी, या हम कहे
टुवर्ड्स टू द मिरर जाएगी, मिरर की तरफ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट अगर नियर आ रहा है तो इमेज कहाँ शिफ्ट होगी, टुवर्ड्स टू द फोकस होगी, अवे फ्रॉम द फोकस होगी, या अवे फ्रॉम द मिरर होगी, ओके, या नन ऑफ दीज होगी। तो अवे फ्रॉम द फोकस होगी, टुवर्ड्स टू द मिरर है बट अवे फ्रॉम द मिरर नहीं है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज इमेज P और F के बीच में बनती है, और कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी बच्चों। ऑब्जेक्ट वस्तु है वो N से लेकर P के बीच में कहीं पे भी रखी हो वस्तु उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और वस्तु से छोटा ही बनता है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और करता हूं कि जैसे जैसे वस्तु, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा है तो इमेज की साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो इंक्रीज होगी, क्या वो डिक्रीज होगी, या रिमेन सेम रहेगी, या नन ऑफ दीज रहेगा। हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो इमेज फोकस पर बन रही थी और वो पॉइंट इमेज थी, बहुत ही छोटी थी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा तो हमने देखा था पहले यहाँ पर जब था ऑब्जेक्ट तो इमेज यहाँ पर थी, ऐसे ये इमेज बनी थी, और पास लाए इमेज बढ़ती गई, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नियर आएगा साइज ऑफ इमेज है वो इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट के साइड से बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होती जाएगी। ऐसे ऐसे ये है, और आगे लेके आगे ये बन गई, और आगे लेके आगे ये बन गई, लेकिन कभी भी ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए आपके पास टू ही कंडीशन है, इनफाइनाइट पर रखा होगा तो फोकस पर बनेगा, और इनफाइनाइट और P के बीच में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा तो इमेज फोकस और पोल के बीच में बनेगी, और हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए अब देखिए हमारे पास बच्चों कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमारे पास तीन टाइप के मिरर हो गए, एक तो होगा हमारे पास प्लेन मिरर, ठीक है, और दो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, एक है कॉनकेव मिरर, और एक है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब देखिए बच्चों, इसमें जो इमेज है, इमेज की बात कर लेते हैं हम। किसकी बात कर लेते हैं? इमेज की। इसमें जो इमेज है वो ऑलवेज कैसी बनती है बच्चों? इसमें इमेज ऑलवेज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम बात कर लेते हैं इमेज की। इमेज, इसमें जो इमेज है वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। हमेशा वस्तु कहीं पे भी रखी हो, इसके लिए स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट यही है कि प्लेन मिरर के लिए वस्तु आपकी अनंत से लेकर दर्पण के बीच में कहीं पे भी रखी हो, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा ही बनता है। और साइज क्या होगा? साइज ऑफ इमेज क्या होगी? इक्वल होगी। ओके,
किसके इक्वल होगी? वस्तु के इक्वल होगी। हमेशा साइज है वो वस्तु के इक्वल होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इक्वल होगी। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो वो डिपेंड करेगा किस पर? पोजीशन पर। ओके, अगर व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between infinite and f, then image is real and inverted। अगर इनफाइनाइट से फोकस के बीच में कहीं पे भी प्लेस्ड हो तो ऑलवेज रियल और इन्वर्टेड बनेगा। और साइज आपको पता ही है, वो 6 कंडीशन में पता चलेगा। इनफाइनाइट पर है तो पॉइंट इमेज, जैसे जैसे इनफाइनाइट से फोकस तक आएगा उसकी साइज इंक्रीज होती जाएगी। उसकी साइज क्या होती जाएगी बच्चों? इंक्रीज होती जाएगी। और सेंटर पर दोनों इक्वल साइज हो जाएगा। और सेंटर से अवे सी और एफ के बीच में, सी से एफ तक आएंगे तो उसका साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि इनफाइनाइट से लेकर, इनफाइनाइट से अगर सी तक देखिए तो देखिए डायरेक्ट देखिए, इनफाइनाइट से अगर सी तक है, इनफाइनाइट टू सी, इनफाइनाइट से सी अगर है तो ऑलवेज बनेगा तो कैसा बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन स्मॉल होगा। साइज क्या होगी बच्चों? स्मॉल आएगी। ओके, एट सी जो है वो इक्वल होगा। ओके, और बिटवीन, यहां मैं बिटवीन लिख देता हूं, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ की बात करें तो सी और एफ के बाद में आपकी क्या होगी? लार्ज होगा। ठीक है, और अगर हमें एट एफ बात करें तो एट एफ क्या होगा? वेरी लार्ज होगा। लार्ज ही होगा, वेरी लार्ज ले लेते हैं। और बिटवीन, अगर हम बिटवीन एफ एंड पी की बात करें तो क्या होगा? लार्ज होगा। क्या होगा बच्चों? लार्ज होगा। बट ये कंडीशन आपकी क्या है? प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट टू पी, इनफाइनाइट टू एफ। इनफाइनाइट से एफ तक इमेज की जो नेचर होगी वो ऐसी होगी, लेकिन साइज है वो ऐसे आपका चेंज होगा। इनफाइनाइट सी के बीच में स्मॉल होगा, एट सी इक्वल आ जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ लार्ज होगा, और एट एफ वेरी लार्ज होगा। ओके, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, इसमें 2 केस बनेंगे साइज के लिए। कितने केस हैं? अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एफ एंड पी के बीच में है, देन इमेज क्या होगी? वर्चुअल होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, आभासी और सीधा होगा, और लार्ज होगा। क्या होगा? लार्ज होगा। ओके, इसमें देखें तो इमेज है वो ऑलवेज क्या होगी बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। कैसी होगी? वर्चुअल एंड, इमेज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, क्या इससे रियल इमेज बनेगी? नहीं बनती है। क्या इससे रियल इमेज बनती है? नहीं बनती है। इन दोनों मिरर के लिए फिक्स हो गया कि ऑलवेज इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और साइज इक्वल होगी। इसमें फिक्स हो गया कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और साइज क्या होगी? स्मॉल होगी। इसमें चेंज हो रहा है, इसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी ऑब्टेन होती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी ऑब्टेन होती है। ठीक है बच्चों, और साइज भी वेरी करता रहता है। तो बात मैं इन तीनों की कर रहा हूँ कि तीनों से वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑब्टेन होती है भाई। इससे तो ऑलवेज होती है और कॉनकेव से भी होती है। लेकिन ऐसा कौन सा मिरर है जिससे हम वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो ऑब्टेन कर सकते हैं और उसकी साइज है वो ऑब्जेक्ट से लार्ज होनी चाहिए? इसमें इक्वल बनता है, इसमें स्मॉल बनता है। कॉनकेव मिरर से हमें वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज साइज की इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि किस मिरर से हमें आभासी, सीधा वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? आभासी और सीधा दोनों से, लेकिन इसमें बड़ा नहीं बराबर होगा, इसमें छोटा होगा। तो बड़ा प्रतिबिंब हमें
सीधा, आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब हम कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं जब वस्तु कहाँ पर, फोकस और पोल के मध्य रखी हो। ठीक है बच्चों, ये सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यूजेज ऑफ मिरर देख लेते हैं बच्चों। मिरर का यूज कहाँ होता है? यूजेज ऑफ मिरर, दर्पण के उपयोग देखते हैं। पहले हम देखते हैं बच्चों यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। हमारे पास 3 टाइप के मिरर है जेनुअली देखा जाए। वैसे तो 2 ही होंगे, एक प्लेन होगा स्फेरिकल, बट टोटल मिरर 3 हो गए। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के यूज क्या होते हैं बच्चों? पहला जो यूज है, प्लेन मिरर को हमें टू सी द फेस, चेहरा देखने में काम में लेते हैं। सिंपल सी बात है, सबके घरों में प्लेन मिरर है और उस प्लेन मिरर का आप क्या उपयोग करते हो? चेहरा देखने के लिए काम में लेते हो। तो टू सी द फेस, चेहरा देखने में काम में आता है, पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग ये है बच्चों कि प्लेन मिरर से हम क्या कर सकते हैं? प्लेन मिरर से हम इंसिडेंट लाइट रे है उसके पाथ को डेविएट कर सकते हैं। हमने देखा था कि ये प्लेन मिरर है, इस पर अगर लाइट रे ऐसे आ रही है और हमें लाइट रे का पाथ को चेंज करना है कि भाई ये ऐसे आ रही है तो हमें ऐसे नहीं किसी दूसरे रास्ते से भेजनी है, तो हमें पता है कि ये प्लेन मिरर इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया। तो हमने देखा था इस प्लेन मिरर ने इसको इतना डेविएट कर दिया है। तो क्या करता है कि इन लेबोरेटरी प्रयोगशालाओं में हमें आपतित प्रकाश किरणों का पथ मोड़ने के लिए इसको काम में लेते हैं। ठीक है, ओके। जैसे माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे कि नीचे एक छोटा सा प्लेन मिरर लगा होता है। उससे क्या होता है कि आपतित प्रकाश किरणों के पथ को मोड़ा जाता है और वो प्रकाश किरणें स्लाइड पर जाकर गिरती है, तो वो स्लाइड की जो इमेज है वो क्लियरली नज़र आती है। उस स्लाइड पर जो भी सेल्स वगैरह होंगे वो क्लियरली सीन होती है। ठीक है, तो प्रकाश किरणों का पथ मोड़ने में इसको काम में लेते हैं। तो सामान्य रूप से समतल दर्पण के ये 2 ही उपयोग है। ओके ओके। सेकंड हम देखते हैं बच्चों यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के उपयोग देखते हैं। अवतल दर्पण के क्या उपयोग है? ओके, पहला उपयोग देखिए, यूज्ड एज ए सेविंग मिरर। हजामती शीशों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नाई की जो दुकान होती है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की कौन सी स्थिति का उपयोग किया जाएगा वो हम देखते हैं। अवतल दर्पण में हमें पता है कि देखो, हमें आप कहोगे कि भी नाई की दुकान में तो समतल दर्पण भी काम में आता है, तो अवतल दर्पण काम में लेने की क्या आवश्यकता है? समतल दर्पण में हमें पता है कि अगर हम समतल दर्पण के आगे बैठेंगे तो उसमें हमें जो इमेज दिखेगी वो उतनी बड़ी दिखेगी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितने बड़े हम होंगे। लेकिन अवतल दर्पण में हमें पता है कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु पोल, ध्रुव और फोकस के अगर मध्य रखी हो तो उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, इसलिए बड़ा चेहरा देखने के लिए काम में आता है ये। तो हजामती शीशों, नाई की दुकान में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए ये अवतल दर्पण है। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका पोल मान लिया, मान लो ये फोकस है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर प्लेस्ड होगा
तो इसकी इमेज है वो इनलार्ज इमेज दिखाई देगी, बड़ा इमेज दिखाई देगी। हाँ, एफराइट होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा और बड़ी इमेज दिखाई देगी। तो ये जो आपकी एक कंडीशन थी, ये केस था अवतल दर्पण का कि वस्तु अगर ध्रुव और फोकस के मध्य रखी हो तो वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उपयोग हजामती शीशों में किया जाता है। नाई की दुकान में ऐसे अवतल दर्पण लगा होता है। जो चेयर है वो उस अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य कहीं स्थापित होती है, जिससे हम उस पर बैठेंगे तो हमें उस अवतल दर्पण में अपना जो चेहरा दिखेगा वो अपने आकार की तुलना में बड़ा दिखाई देगा, जिससे मेकअप है वो आसानी से हो सके। ठीक है, ओके। अगला यूज देखिए बच्चों, अगला यूज ये है कि हम इसका उपयोग है जो है सर्च लाइट या गाड़ी की जो हेडलाइट्स है उसमें यूज में लेते हैं। सर्च लाइट बोले तो टॉर्च, गाड़ी की हेडलाइट और टॉर्च है वो दोनों सेम प्रिंसिपल पर, सेम सिद्धांत पर काम करते हैं। हमें पता है कि टॉर्च से भी, जो भी टॉर्च से लाइट निकलती है वो एकदम पैरेलल बीम की तरह चलती है। अगर गाड़ी की हेडलाइट की बात करें तो गाड़ी की हेडलाइट में भी लाइट जो है वो एकदम स्ट्रेट चलती है, पैरेलल चलती है, इधर उधर नहीं बिखरती, एकदम सीधी चलती है। इसमें भी गाड़ी की हेडलाइट हो चाहे टॉर्च हो, इसमें अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। सिंपल दोनों में, चाहे गाड़ी की हेडलाइट है चाहे टॉर्च है, उसमें बल्ब ही लगा होता है। सिंपल अगर हम बल्ब को लगाएं, जैसे घरों में बल्ब लगा हुआ है, तो उससे जो लाइट फैलती है वो पूरे कमरे में फैलती है, एक सीधी रेखा में नहीं जाती है। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा बल्ब के साथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ लगी होती है, क्या? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम में लिया जाता है? देखिए बच्चों, ये आपका अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया। आप गाड़ी की हेडलाइट और नहीं, टॉर्च को आपने देखा होगा, टॉर्च को खोलते हैं तो ऊपर तो ग्लास होता है जो उस बल्ब को प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आता है, उसका तो इतना ही काम है। बाद में एक ऐसे इस शेप में आपको अवतल दर्पण मिलता है कि नहीं मिलता, और उस अवतल दर्पण के बीच में एक छेद होता है जहाँ पर वो बल्ब को कसा जाता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण सिल्वर कलर का आपको ऐसे अवतल दर्पण दिखेगा। उसके अंदर यहाँ पर बीच में ऐसे छेद होगा। देखो, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है, अब देखो, चाहे गाड़ी की हेडलाइट हो चाहे आपकी टॉर्च हो, उसमें क्या कॉन्सेप्ट काम में लिया जाता है कि जो बल्ब है उस बल्ब को इस फोकस पर कहीं प्लेस्ड किया जाता है। बल्ब को, ये फोकस हो गया, जो बल्ब है बल्ब को कहाँ रखा जाता है? फोकस पर रखा जाता है। जो भी इस प्लेन मिरर के अंदर जो बल्ब होगा वो कहाँ पर प्लेस्ड होगा? फोकस पर प्लेस्ड होगा। कहाँ प्लेस्ड होगा बच्चों? फोकस पर। फोकस पर प्लेस्ड होगा तो इस बल्ब से, देखो, इस बल्ब से तो क्या है, इस बल्ब से तो लाइट जो है, लाइट रे वो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होगी। जैसे बल्ब से लाइट रे आ रही है, ये ऐसे लाइट रे आ गई बल्ब से। बल्ब तो ऑल डायरेक्शन में क्या करेगा? लाइट को स्प्रेड आउट कर देगा, फैला देगा। लेकिन ये जो लाइट रे हैं वो जाकर इस कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण पर आपतित होंगी। अब देखो, बल्ब कहाँ है? फोकस पर है। बल्ब कहाँ है? फोकस पर है। अब उसे, इस मिरर को बल्ब से कोई मतलब नहीं है, इसको तो लाइट रे से मतलब है। अब इस कॉनकेव मिरर पर जो भी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो कहाँ से आ रही है? वो सारी की सारी फोकस से आ रही है। और हमें पता है, कॉन्सेप्ट पता है कि अगर लाइट रे फोकस से आती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, अगर आपकी प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से आती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर हो जाती है। तो देखो, ये प्रकाश किरण है, कहाँ से आ रही है? फोकस से, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये प्रकाश किरण फोकस से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये समांतर होगी, ऐसे चली गई।
ये समांतर हो गई ऐसे चलेगी, ये समांतर हो गई ऐसे चलेगी, ये समांतर है ऐसे, ये समांतर है ऐसे चलेगी। तो देखिए इस बल्ब से तो चारों तरफ प्रकाश से किरणें फैल रही थी, लेकिन वो किरणें जाकर किस पर, जो वो रे है वो इस अवतल दर्पण पर टकराएंगी और अवतल दर्पण पर टकराकर सारी की सारी प्रकाश किरणें इस बल्ब है अगर फोकस पर है तो सारी की सारी प्रकाश किरणें वो फोकस से आएंगी और इस अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात सारी की सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस टॉर्च हो या हेडलाइट हो, इससे जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में जाता है, लंबी दूरी तक जाता है। गाड़ी की हेडलाइट और टॉर्च में यही कॉन्सेप्ट काम में लिया जाता है कि आपको पता है कि अगर वस्तु अगर फोकस पर अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को इसमें काम में लिया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग है वो गाड़ी की व्हीकल की हेडलाइट्स में और सर्च लाइट में इसको यूज में लिया जाता है। ओके बच्चों, ओके आगे देखिए कॉनकेव मिरर है, इसका उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। सोलर कुकर आप जानते हो, सोलर सेल आपने सुना होगा, सोलर कुकर भी होते हैं जो सन की लाइट से हमें खाना पका सकते हैं। हमारा खाना पकाने का मतलब क्या होता है? खाना पकाने का मतलब ये कि हीट करना होता है खाने को। वो हीट कहाँ से मिलती है? वो हीट प्रोड्यूस करने के बहुत सारे सोर्स होते हैं। गैस से भी हमें हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं या लाइट से भी हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या हमें लाइट जो है, लाइट करंट की बात कर रहा हूँ, पहले जो करंट है उस करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी हमें हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो करंट से हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब लाइट से भी हम हीट प्रोड्यूस ही कर सकते हैं। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये इसका मुख्य फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए सन से लाइट आ रही है, यहाँ पर हमने मान लो कॉनकेव मिरर लगा दिया और सन से लाइट आ रही है। इस कॉनकेव मिरर और सन के बीच की डिस्टेंस तो इनफाइनाइट है। तो मैंने आपको बताया था कि सन से लाइट आ रही है, तो सन है वो इस मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उससे जो लाइट रे आती है वो क्या आती है? पैरेलल आती है। ठीक है, तो सन से ये सनलाइट है बच्चों, सनलाइट आई और ऐसे पैरेलल आई और इस पर इंसिडेंट हो गई। ओके बच्चों, अब मैंने यहाँ पर 4 ही रे ली है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इतना है बच्चों, इस पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जितनी भी लाइट इंसिडेंट होगी पैरेलल, वो हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल आएगी लाइट वो फोकस से होकर पास हो जाती है। ये यहाँ पर आकर मीट होगी, सारी की सारी लाइट रे यहाँ पर मीट हो गई, होगी कि नहीं होगी? अब देखिए ये हमें पहले ही पता है कि कॉनकेव मिरर जो है अवतल दर्पण है वो आपतित प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, फोकसित करता है, किसी बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होता है कि ये इतना यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जितनी भी लाइट है यहाँ पर तो 4 ही लिए, 4 ही थोड़ी होंगी, बहुत सारी होंगी। ठीक है, वो सारी की सारी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होगी। इस पूरे सरफेस पर जितनी भी लाइट इंसिडेंट हो रही है वो सारी की सारी एक पॉइंट पर आकर इकट्ठा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी? लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि सारी की सारी इतनी जो इतने एरिया में जितनी लाइट थी वो सारी की सारी यहाँ पर इकट्ठी होगी, तो यहाँ पर इंटेंसिटी हाई हो जाएगी, ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा चमक का प्रकाश होगा। तो जिससे क्या होगा? यहाँ पर क्या होगी? हीट प्रोड्यूस, या यहाँ क्या होगा? गर्म होगा, ज़्यादा तापमान होगा, टेम्परेचर हाई होगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर सारी की सारी लाइट इकट्ठा हो गई या इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेस करेंगे
तो उस पर सारी की सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे अगर इंसिडेंट होगी तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हीट अप होगा। अगर मान लो ये प्लेन मिरर, ये सॉरी कॉन्केव मिरर बहुत बड़ा है, साइज में बहुत बड़ा है, तो इस पूरे पर जो लाइट इंसिडेंट होगी वो सारी की सारी फोकस पर जाकर मिलेगी। तो उसकी इंटेंसिटी इतनी भी ज़्यादा हो सकती है, बहुत बड़ा मिरर हो, मान लो बहुत आप ये मान लेते हैं कि मान लो 20-25 मीटर का मिरर हो, ठीक है, उस पूरे पर जो लाइट इंसिडेंट होगी वो सारी की सारी एक पॉइंट पर मिलेगी। हम धूप में ऐसे ही खड़े होते हैं तब भी हमें इतनी गर्मी लगती है, अगर उस मिरर पर सारी की सारी लाइट रे फोकस पर मिल रही है, अगर हम फोकस पर खड़े हो जाएं तो हम भस्म भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रिस 3 में काल को इसी कॉन्सेप्ट के तहत उसको हीटअप से उसको जो कवच था उसको गलाया गया था, ये आपने देखा होगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि प्रिंसिपल एक्सेस के पहले जो लाइट रे आती है वो फोकस पर मीट हो जाती है, तो जितनी भी लाइट रे इसका जो अपर्चर एरिया, अपर्चर बोलते हैं इसको, वो जितना ज़्यादा होगा यहाँ पर इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा तो वो हीटअप हो जाएगा। तो हमें कॉन्केव मिरर को हमें किसमें, सोलर कुकर में भी यूज में लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। लाइट से खाना पकाने में काम में लेते हैं, ठीक है। और भी यूजेज है कॉन्केव मिरर के। कॉन्केव मिरर का यूज जो है वो डॉक्टर भी करते हैं, डेंटिस्ट भी करते हैं। एक छोटा सा इस शेप का मिरर होता है, ऐसे डंडी लगी होती है, कोई कान, आँख, नाक, मुंह है, इसके आंतरिक भागों का अवलोकन करने के लिए, इंटरनल पार्ट को देखने के लिए कॉन्केव मिरर यूज में लिया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा डेंटिस्ट भी क्या करते हैं कि कान है उसके अंदर तक हमें नहीं देख सकते क्योंकि लाइट नहीं पहुंच पाती है सीधे, मुंह है इसके अंदर भी लाइट है वो सीधे नहीं पहुंच पाती है, नाक है इसके अंदर भी लाइट है वो डायरेक्ट ये नहीं है कि सन से आई और लास्ट तक पहुंच गई। तो इस कॉन्केव मिरर से जो अपने ये कान है, मुंह है, नाक है, इसके जो अंदर तक है इंटरनल पार्ट को सीन करने के लिए भी कॉन्केव मिरर को है वो डॉक्टर यूज में लेते हैं, छोटा सा कॉन्केव मिरर होता है, ठीक है बच्चों, ओके। अब हम थर्ड पढ़ते हैं, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूज है बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर का पहला यूज यही है कि आपने व्हीकल में, चाहे कैसा भी व्हीकल हो, वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, ड्राइवर साइड में या आगे की साइड में दोनों तरफ एक मिरर लगा होता है, देखा होगा सबने। वो जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। वो मिरर क्या होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो व्हीकल में, गाड़ियों में पक्षदर्शी दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पक्षदर्शी दर्पण के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। पक्ष बोले तो पीछे, दर्शी बोले देखना, पीछे देखने के लिए। हम मान लो बाइक चला रहे हैं तो हम पीछे मुड़ के थोड़ी देखेंगे कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो हमें उस दर्पण से देखना पड़ता है कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप कहोगे कि उसकी जगह हम दूसरा मिरर क्यों काम में नहीं ले सकते। अब अगर उसकी जगह हम अवतल दर्पण काम में ले तो अवतल दर्पण में तो हमें पता है कि एक जैसा प्रतिबिंब बनता नहीं है। सीधा आपको कहीं दूर ऑब्जेक्ट है तो उसको आपको उल्टा इमेज दिखेगी उसमें, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा, काम पता ही नहीं चलेगा क्या आ रहा है। उल्टा दिखेगा तो हम समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। अगर हम प्लेन मिरर देखें तो प्लेन मिरर में हमें पता है कि पीछे का अगर हमें एरिया पूरा देखना है तो जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा ही मिरर लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज दिखेगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या खास बात है कि जो इमेज है वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब वस्तु कहीं पे भी हो, दूर से लेकर आपके व्हीकल के पास तक आए, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा ही हमें दिखाई देगा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि ये बात तो समतल दर्पण में भी होती है,
इसमें खास बात यह है कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है वस्तु की तुलना में। तो हम क्या करते हैं कि व्हीकल में क्या है कि छोटा सा उत्तल दर्पण लगाकर उस छोटे से उत्तल दर्पण से पीछे, वो छोटा सा उत्तल दर्पण क्या करेगा, पीछे बहुत बड़ा जो एरिया है उसका छोटी इमेज हमें दिखाएगा, उसकी इमेज को छोटी कर देगा वो। तो हम क्या करेंगे कि उस छोटे से उत्तल दर्पण से बहुत बड़े एरिया को देख सकते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है पीछे देखने के लिए कि अगर बहुत छोटे से मिरर से हम बहुत बड़ा एरिया पीछे का देख सकते हैं, क्योंकि वो उस बड़े एरिया का छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। इसलिए छोटे दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग करके हमें पीछे बहुत बड़ा एरिया देख सकते हैं। तो व्हीकल्स में हमें बैक साइड मिरर के रूप में इसको, बैक साइड सीन मिरर के रूप में इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट यूज जो है इसका वो स्ट्रीट लैंप में लेते हैं। स्ट्रीट लैंप के रूप में भी इसको यूज में लेते हैं। आप देखते हो कि रोड पर जो भी आपकी लाइट लगी हुई है, बल्ब लगे हुए हैं रोड के साइड में, या आजकल तो हमें पता है कि गांव में भी लगे हुए हैं रास्तों पर, उनके अंदर भी क्या लिया जाता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण की क्या विशेषता होती है। देखो बच्चों, हमने ये हमारे पास कोई खंबा है, इस खंबे पर मैंने एक बल्ब लगा दिया है। तो सिंपल अगर बल्ब लगाएंगे तो ये लाइट को चारों तरफ क्या करेगा, स्प्रेड आउट करेगा। तो जो लाइट है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाएगी, एक बल्ब से थोड़े से एरिया को कवर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसी बल्ब को मैंने कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, इसके अंदर हमने बल्ब को फिट कर दिया, ऐसे ये बल्ब को फिट कर दिया हमने, ठीक है। इस बल्ब से लाइट जो है वो इस मिरर पर इंसिडेंट होगी, इस कॉन्वेक्स मिरर अवतल दर्पण पर होगी। अवतल दर्पण क्या कर देता है, इस इंसिडेंट लाइट को क्या कर देता है बच्चों, फैला देता है। इसका काम फैलाने का होता है। तो इस उत्तल दर्पण का उपयोग करके क्या होता है कि लाइट को अधिक दूरी तक फैलाया जा सकता है। तो एक ही बल्ब से हमें ज़्यादा दूरी तक लाइट को फैला सकते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस तक लाइटें जा सकती है। तो स्ट्रीट लैंपों में भी कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। उत्तल दर्पण की ये विशेषता होती है कि आपतित प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इसको स्ट्रीट लैंपों में काम में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम कुछ इससे रिलेटेड कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड डेरिवेशन करेंगे और फिर उसके आगे उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।